आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। वे कहते हैं कि आसमान में जो सितारे होते हैं वो चमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ सितारे ऐसे भी होते हैं जो निरंतर चमकते रहते हैं। और ऐसे ही एक सितारे हमारे साथ है डॉक्टर सुनील रामटेकी जी, जो मुंबई विश्वविद्यालय के एसएनडीटी कॉलेज में मराठी के प्रोफेसर है और जाने माने नाटककार, लेखक और निर्देशक है। बहुत सालों पहले जानतान राजा नामक एक नाटक आया था, तब कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि बाबा साहब भी इतने बड़े मंच पर दिखे और इतना बड़ा महानाट्य बाबा साहब का भी हो। और इसी सिलसिले में डॉक्टर सुनील रामटे के सामने आए और उन्होंने महासूर्य नाम का जो नाटक है उसे लिखा और उसे प्रस्तुत किया। और निरंतर वो करते रहते हैं। ऐसे ही सुनील जी से आज हम रूबरू होने वाले हैं। डॉक्टर सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ये कि बहुत सालों से आप इस मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। करीबन 30-35 साल लगभग हो गए होंगे। जब ऐसा दौर था कि इसे दलित रंगभूमि के नाम से जाना जाता था और जो सुविधाएं आज मिलती है वो सुविधाएं तब नहीं होती थी, ना लेखक को, ना निर्देशक को, ना कलाकारों को, यहाँ तक कि प्रैक्टिस करने के लिए रूम भी नहीं होता था। तो वो दौर कैसा था और आज का दौर के साथ अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है। वो दौर कुछ और था। उस वक्त सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हर कलाकार, हर कार्यकर्ता इंसान के मन में एक अलग ही जोश था। हम्म। और दलित रंगभूमि का आपने जिक्र किया है, तो वो समय ऐसा था कि अ, सारे मराठी साहित्य में या पूरे साहित्य जगत में हमारे मतलब दलितों के जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं था, हम्म। कि उसका प्रतिबिंब जिसको हम कहते हैं कि वो नहीं दिखता था। जो साहित्य लिखा जाता था वो एक ऊंचे जाति के लोग लिखते थे और वहीं पढ़ते भी थे, लेकिन उसमें हमारा कहीं सहभाग दिखता नहीं था, हमारा कहीं कुछ रोल ही नहीं था। तो उस वक्त दलित साहित्य का जन्म हुआ, और दलित साहित्य आने के बाद सारे दुनिया में एक ऐसा माहौल पैदा हो गया कि ये कौन सा जीवन है, ये कैसा जीवन है, और कि ऐसे तरीके से लोग जीते हैं भारत के इस प्रदेश में। तो इस वजह से एक खलबली सी मच गई साहित्य जगत में। हम्म। और ये जो साहित्य है, ये सिर्फ यहाँ भारत के भले ही वो पहली बार महाराष्ट्र के साहित्यकारों ने बिल्कुल, लिखा है, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद वो बाकी सारे जगह यानी विदेशों में भी उसकी चर्चा हुई बड़े पैमानों पे। और अमेरिका के जो निग्रो साहित्य है और भारत का दलित साहित्य है, इसकी एक तुलना होने लगी। तो उसके बाद जब दलित साहित्य आया, दलित साहित्य ने अपना माहौल बनाया, और दलित साहित्य एक एक महत्वपूर्ण साहित्य का एक हिस्सा बन गया। जी। उसके बाद रंगमंच ने भी एक अपना रूप धारण कर लिया। कलाकारों के मन में ये भावना पैदा हो गई कि मराठी रंगमंच पे जो ये सारे उपेक्षित जो वर्ग है, ये उपेक्षित वर्ग का कोई स्थान ही नहीं है। बिल्कुल। तो उसको, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ऐसी थी कि हम लोग देखते हैं कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ये लिखा गया है कि जो ऊंचे जाति के लोग हैं, उन्हें ही नायक नायिका का रोल दिया जाए। यानी जो उसमें जो नायक नायिका है, जो महत्वपूर्ण पात्र है, अच्छे पात्र है, वो सब ऊंचे जाति के लोगों को दिए जाए, और जो खलनायक है या जो गलत पात्र है, उनका मंचन करने के लिए नीची जाति के लोगों को लाना चाहिए, उनको रोल वो देने चाहिए। तो इस तरह की विषमतावादी जो व्यवस्था है, जो मनुवादी व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, मनुस्मृति में जो कहा गया है, वही एक अलग रूप से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी उसका प्रतिबिंब दिखा है। उस वजह से एक विद्रोह की भावना
सारे कलाकारों के मन में निर्माण हो गई और वो विद्रोह एक दलित रंगभूमि, दलित रंगमंच के माध्यम से बड़े पैमाने पे उभर के सामने आया है और महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई है। बिल्कुल सर, वो दौर ऐसा था कि जैसे अपने साहित्य जगत की बात की, नामदेव ढसाड़ अंतर्राष्ट्रीय कवि बन बन चुके थे, विद्रोह का एक चेहरा हो गए थे। दया पवार जो है वो विद्रोह का एक चेहरा बन गए थे। ऐसे ही दौर में नागपुर से हम जब शुरुआत करते हैं तो अमर रामटेक जी का शहर नाम का एक स्ट्रीट प्ले आया था, बहुत सारे लोग। तो इन सब की प्रेरणा तो बाबा साहब थी, लेकिन आप तब जब इस मंच पर आए या इस मोमेंट के साथ जुड़े तो आपकी प्रेरणा क्या रही होगी तब? अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर यही हमारे सारे साहित्य की, हमारे रंगमंच की प्रेरणा है। क्योंकि देखो, अभी आपने जो महासूर्य का जिक्र किया, तो जी। जब हमने महासूर्य का मंचन करने की कोशिश की, उस वक्त हमारे मन में यही भावनाएं थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर, जैसा मैंने कई बार इसके पहले भी कहा है कि साने गुरुजी, इन्होंने शामची आई नाम का एक उनके ये है, शामची आई वगैरह, ये सब ठीक है। आदर्शवादी जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को कुछ आदर्श बनाना चाहते हैं, तो वो भावनाएं उसमें आ सकती है, वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन जब एक दलित समाज का जो बच्चा है, उस बच्चे को वो कहानी अपनी नहीं लगती। बिल्कुल। शाम ची आई जो है, हम्म। शाम की माँ, वो माँ अपनी नहीं लगती। हम्म। तो हमारे बच्चे वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ पाएंगे? क्योंकि उसमें वो अपनापन नहीं है, वो किसी और की लगती है। हम्म। लेकिन जब हम हमारे बच्चों को बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से कुछ बताते हैं, तो उन्हें वो अपना लगता है। तो मेरे मन में ये भावनाएं थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो चरित्र है वो अल्टीमेट है, वो उसकी किसी से तुलना भी नहीं हो सकती। कि इतनी उपेक्षाएं उन्होंने झेली है अपने जीवन में और जो संघर्ष किया है और आगे बढ़े हैं। तो ये हमारी जो प्रेरणा है वो ही हमारे बच्चों को भी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। और बाबा साहेब अम्बेडकर के सिवा किसी को ये समाज मानने वाला भी नहीं। बिल्कुल। तो ये उसके पीछे की एक भावना थी और इसलिए हमने उसका जब सब लोगों के सामने पोस्टर वगैरह जो बनाया था, उसमें ये लिखा था कि सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को दिखाया ये महासूर्य, ये महानाट्य। क्यों? कि सबसे पहले तो माँ बाप के ऊपर भी संस्कार होने की आवश्यकता है कि उन्हें पता चले कि ये क्या है। इसमें जो दर्शाया गया है वो सबसे महत्वपूर्ण एक बात वहाँ से शुरुआत की है कि बाबा साहब के पिताजी जो राम जी थे, मिलिट्री में सूबेदार थे, उन्होंने अपने बेटे को कैसा बनाया, कैसा उनके मन में एक सपना था कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने, एक महान आदमी बने। ये उनका सपना था और ये सपना उन्होंने कैसा सच करके दिखाया, ये इस पर हमने थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाश डाला किया है। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि ये तो आज का ज़माना नहीं, हम बात कर रहे हैं करीबन 25-26 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास तो व्यवस्थाएं नहीं होती थी और बड़े-बड़े नाटक मुंबई से आते थे, जानता राजा का भी हमने ज़िक्र किया। ऐसे दौर में जहाँ कलाकार नहीं मिलते थे हमें, कलाकार तो थे लेकिन जिसको जितने प्रोफ़ेशनल कलाकार, ट्रेन कलाकार जो तब नहीं मिलते थे, या फिर टेक्नीशियन की बात करते हैं या हम लोग नेपथ्य की बात करते हैं, क्योंकि महासूर्य एक महानाट्य था, बहुत बड़ा नेपथ्य उसको लगता था और तब सुविधाएँ नहीं थी। तब भी आपने उस नाटक का मंचन किया। तो क्या तब वो व्यवस्थाएँ हो सकती थी? कितना उसमें संघर्ष करना पड़ा? हाँ, ये सही बात है। आज करीबन 23 साल हो गए जी। ये महानाट्य का मंचन हमने किया पहली बार। तो ये सारी इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी करना ये कोई आसान बात नहीं था। हम लोग पथनाट्य करते थे, स्ट्रीट प्ले करते थे, सड़क पे नाटक करते थे। जी। एक दौर था कि जब हम दलित रंगभूमि की मूवमेंट चलाते थे और उस वक्त घर घर जाके लोगों को थिएटर पे अगर कोई नाटक लगाए तो घर घर जाके हमको टिकट बेचना देना पड़ता था। बिल्कुल।
उनको देना पड़ता था, और उसके बावजूद भी लोग थिएटर पे आने के लिए जरा कतराते थे, क्योंकि वो टिकट खरीदना ये हम्म, भी उनके लिए बड़ी बात मुमकिन है, नहीं था, बिल्कुल। बड़ी बात हो जाती थी। तो जब हम चाहते थे कि थिएटर पे लोग आ नहीं सकते, तो फिर लोगों के घर तक जाए, हम्म, स्ट्रीट प्ले लेके उनके नज़दीक जाए, उनके बस्तियों में जाए। हम्म, लेकिन जब हमने काफ़ी पथनाट्य किए, काफ़ी लोगों में जागृति भी आई, लेकिन उस दौरान टीवी पे मेगा सीरियल चलती थी, रामायण, महाभारत महाभारत जी। जैसी। तो उस वक़्त एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता था कि जैसे कोई शहर में कर्फ्यू लग गया है, हम्म, लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे, और उस दौरान फिर लोग रास्तों पर भी दिखाई नहीं देते थे। और ऐसे दौर में फिर क्या किया जाए? प्रश्न हमारे सामने तो बहुत विकट थे। माध्यम जो था, नाटक ये माध्यम, उसको ज़िंदा भी रखना था, वो लोगों के सामने जाना भी चाहिए था। तो उस वक़्त लोगों को आकर्षण का जो विषय हो, हम्म, लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, तो ये महानाट्य उस वक़्त जानता राजा वगैरह ये ऐसे महानाट्य आए थे शिवाजी महाराज के ऊपर। हम्म, लेकिन उसमें हाथी, घोड़े वगैरह ऐसी वो एक टाइप की सर्कस ही थी। तो लेकिन उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे बड़े पैमाने पे, बड़े रूप से डॉक्टर बाबा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो चरित्र है, वो कोई छोटा-मोटा नहीं है, वो बड़ा है, वो इतना हम्म, भव्य है। तो उसको दिखाने के लिए ऐसे एक बड़े इसकी ज़रूरत है, माध्यम की ज़रूरत है। तो फिर वो माध्यम कौन-सा हो सकता है? तो महानाट्य हो सकता है। स्ट्रीट प्ले में तो हम दिखा नहीं सकते बाबा साहेब अम्बेडकर। एखादे रंगमंच पर भी बहुत मर्यादाएँ पड़ जाती मर्यादाएं हैं। पड़ जाती हैं। तो इसलिए एक उनका जीवन जो है, जो बहुत बड़ा है, एक बहुत व्यापक रूप उसमें है। तो वो क्यों ना हम बड़े एक पैमाने पे महानाट्य के रूप में दिखाएँ, और जिसको हज़ारों लोग एक साथ एक साथ देखें, देख पाए। और एक साथ उसका प्रभाव हो। एक बड़ा साउंड, बड़ी जगह, स्टेडियम जैसी बड़ी जगह, और हज़ारों लोग एक साथ देख रहे हैं, और एक साथ वो सारा अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये एक संभव था सिर्फ़ महानाट्य में। बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं आज के दौर में बाबा साहब पे वेब सीरीज आ रही है, चैनल्स भी बाबा साहब पे सीरीज कर रही है। जब्बार पटेल इन्होंने बाबा साहब की एक मूवी उसी के तुरंत बाद में कर दी थी। आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये सारी वेब सीरीज आ रहे हैं, बाबा साहब को हम अलग अलग माध्यम से टीवी पर देख रहे हैं। तो वो जो महासूर्य था और आज का जो दौर है, इसमें उस महासूर्य की कितनी प्रासंगिकता आज भी है? जी। प्रासंगिकता तो आज भी है, क्योंकि आज भी अगर कोई शो लगता है महासूर्य का, तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं गर्दी के। हम्म, तो इतने बड़े पैमाने को पे लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। बात सिर्फ इसकी नहीं है, माध्यम की नहीं है। माध्यम तो बदलते रहते हैं। टीवी सीरियल्स वगैरह हम लोग देखते हैं कि टीवी सीरियल्स में क्या होता है कि एक बहुत ही लोगों को क्या चाहिए, ऐसा एक थोड़ा-सा सस्तापन जिसको हम हम्म, कहते हैं, तो वो उसमें आ जाता है। हम्म, लोगों को क्या चाहिए वो देते हैं। फिर कैसे तो भी उसमें थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा कैसे तो भी करके वो बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब हम नाटक कहते हैं, जैसा ये हम्म, महानाट्य है, हम्म, तो सबसे पहले इसका जो लेखन है, जो लिखा गया है, वो एक प्रभावशाली ढंग से लिखा गया है, ऐसा मेरा मानना है, और जी, काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया भी उसमें उसी तरीके से आई है। सबसे पहले कोई भी नाटक, ये अच्छा साहित्य होना चाहिए। कोई भी माध्यम, जैसा फ़िल्म भी अगर करते हैं, किसी कादंबरी पे अगर फ़िल्म बनती है, तो वो कादंबरी, वो कलाकृति, वो पहले अच्छा साहित्य होना चाहिए। उसके बाद उसका माध्यमांतर होना चाहिए। तो जब अगर नाटक ही अच्छे तरीके से लिखा नहीं गया हो, तो फिर उसका मंचन भी सही ढंग से होता नहीं, हम्म, क्योंकि वो माध्यम अच्छा है, प्रभावी है, और माध्यम अगर प्रभावी है, तो उसका लेखन भी उतना प्रभावी ढंग से होना चाहिए। वेब सीरीज़ जो आती है, तो वो नए दौर के जो बच्चे हैं, वो ज़्यादा देखते हैं। हम्म, पुरानी पीढ़ी है अभी, पुरानी पीढ़ी गई नहीं है, तो उनको भी देखना है। सारे लोगों को अपने साथ में आकर्षित करने वाला ऐसा एक ये माध्यम है। इसलिए हम आज के दौर पे देखते हैं कि पहले जब
ये जानता राजा आया था महानाट्य, हम्म। तो उसके ऊपर वो सर्कस है करके उस पे टीका हुई थी, लेकिन वो आज भी चल रहा है। चल रहा है। उसके बाद बाबा साहब के ऊपर पहली बार महासूर्य महानाट्य आया, तो और उसको बहुत लोगों ने अच्छा प्रतिसाद भी दिया। हम्म। उसके बाद आज के दौर में देखा जाए तो कई महानाट्य निर्माण हो रहे जी हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि ये भूख है, ये लोगों की भूख है, ये कलाकारों की भूख है, ये श्रोताओं की भूख है। तो इनको ये चाहिए, इनकी ये ज़रूरत है, समाज की ये ज़रूरत है, तो वो बन रहा है। हम्म। और जब उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये माध्यम अभी कालातीत हो गया या पिछड़ गया है, तो शायद कोई और नए नए माध्यम माध्यम बिल्कुल। आएंगे सामने। लेकिन आज के दौर में भी ये प्रासंगिक है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन अगर देख, क्योंकि कोई भी महाकाव्य जो लिखा जाता है, जैसा रामायण महाभारत, ये हमारे महाकाव्य है। तो ये महाकाव्य आज धार्मिक रूप से एक ऐसा अपना अस्तित्व बना चुके जी। हैं कि लोगों के मन में उसकी पकड़ बन गई है। तो वैसे ही बाबा साहब के ऊपर, शिवाजी महाराज के ऊपर जो महानाट्य आया है, बाबा साहब के ऊपर ये जो महानाट्य आया है, इन्होंने भी लोगों के मन पे एक अपनी पकड़ बना ली हम्म। और वो उनको अच्छा लगता है, वो देखना अच्छा लगता है, वो समझना अच्छा लगता है। और इसलिए आज भी जब वो महानाट्य होता है, अभी आने वाले 2 साल में ये महानाट्य का हम रौप्य महोत्सव करने वाले, जी 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारा ये और उसे और भी जगह, जब भारत में ही नहीं, भारत के बाहर जाने की हम कोशिश करने वाले। 25वां साल जो है, उस साल में हम भारत के बाहर उसके शो करने की कोशिश कर रहे बिल्कुल, हैं। बहुत साधुवाद है इस बात को। लेकिन जब भी हम बाबा साहब का ज़िक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो एक बड़ा महासूर्य, एक बड़ा हिमालय, तो जब आपने उसका कास्टिंग किया या बाबा साहब के रोल के लिए तब भी और आज भी, तो क्या आपको वो सही मायने में बाबा साहब दिखे या लोगों को लगे कि हाँ, ये बाबा साहब जैसे है, इनका बोलना, चलना, दिखना बाबा साहब जैसा है, तो वो कास्टिंग कितना चैलेंज था तब भी और आज भी? जी, ये बात बहुत सही है, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि बाबा साहब के रोल के लिए कास्टिंग करना बहुत ही मुश्किल बात थी। जी, लेकिन नागपुर में ही एक कलाकार मेरी नज़र में थे, जी। क्योंकि हम सारे ये फील्ड से जुड़े होने के कारण हमारा निरीक्षण होना ही चाहिए और वो रहता ही है। तो सब लोग सोचते थे कि क्या करें, बाबा साहब के लिए का रोल करने के लिए कहाँ से आर्टिस्ट लेके आए। हम लोगों ने सारे बाकी सभी लोग ये कहते थे कि मामूटी को बुलाया जाए, हुँ, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के फिल्म में उन्होंने रोल किया था और वो दिखते भी है बाबा साहेब अम्बेडकर हुँ। जैसे। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने और किसी हिंदी कलाकारों के नाम सुझाए थे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उतना पैसा हमारे पास नहीं था। तो और लेकिन एक आर्टिस्ट मेरे नज़र में थे, विनोद राउत। हुँ, हुँ, हुँ। उनका फेस भले ही पूरी तरह मिलता-जुलता नहीं था, लेकिन बॉडी लैंग्वेज हुँ, ये बाबा साहब से बहुत मिलती-जुलती थी। और उसके कारण मेरे दिमाग में वो था, मैंने शुरू में तो किसी को बताया नहीं, लेकिन बाद में उनको मैंने इंट्रोड्यूस किया सारे लोगों से। हुँ। और जब हमने प्रैक्टिस ली, रिहर्सल ली और सारे फ़ोटोग्राफ्स लिए, उनको बाबा साहब का मेकअप करवाया, पूरा ड्रेसअप करवाया, तो उसके बाद सारे लोगों ने मान लिया कि ये फाइनल। जी, तो कैसा होता है कि हम लोग बहुत दूर तक जाने जाते हैं, लेकिन हमारे नज़दीक ही नज़दीकी मिल जाता है। कोई मिल जाता है। हुँ, और हमारे नागपुर शहर में भी बहुत अच्छा-अच्छा आर्टिस्ट है और अच्छे हैं। और आज भी वो शुरू के पहले प्रयोग से लेके तो अभी तक वो कायम है जी, और बहुत अच्छे तरह से वो रोल निभाते हैं, पूरा अंतर्मन से वो काम करते हैं। और वो लोगों को पसंद है। बिल्कुल। सर आखिरी सवाल ये जो सफ़र है आपका सफ़रनामा है, कलाकार से लेखक, लेखक से निर्देशक और यहाँ तक आने का, क्या ये महासूर्य पर थमा रहेगा कि इसके आगे भी ये सफ़र जारी रहेगा? ज़रूर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जीवन चरित्र है, वो तो महासूर्य में आ गया है बिल्कुल। करीबन। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो काम किया है, जो और भी उन्होंने लिखा है,
सही बात तो ये है कि एक महानाट्य नाटक में ये सब दिखाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत ज्ञान हासिल किया, पढ़ाई की, और उन्होंने आंदोलन भी किए, और उन्होंने जो काम किए, किताबें लिखी, उसमें जो सारा उन्होंने लिखा है आने वाले पीढ़ी के लिए, वो नाटक में दर्शाना बहुत कठिन काम था, मुश्किल काम था। लेकिन जो बाबा साहब ने लिखा है, जो बाबा साहब जैसे हु वेयर शुद्रास, वो जो किताब है, बाबा साहब ने एक अलग ही इतिहास हमारे सामने ढूंढ के निकाल के लाया है जी। और भी कई बातें हैं जो बाबा साहब ने की है। तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़े मेगा सीरियल की का विषय है। बिल्कुल। इतने एक नाटक में, एक किताब में वो नहीं समाविष्ट हो सकता है। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा और एक बड़ा मीडिया माध्यम उसके लिए निर्माण करने की आवश्यकता है। तो इसके वजह से ये सिलसिला यहाँ रुकेगा तो नहीं। मैं खुद इस पर काम कर रहा हूँ, और आने वाले कुछ दिनों में और भी एक महानाट्य इस तरीके से लाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। फिल्म का भी विचार है, टीवी मेगा सीरियल का भी विचार है। तो ये कैसा संभव होता है, ये आने वाली अब समय ही अपने को बताएगा। जैसा कि फिल्म आई है, आपने उसका जिक्र किया है, तो जब्बार पटेल जी की फिल्म आई थी। तो जब्बार पटेल जी की जो फिल्म आने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसमें दर्शाया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ रह गया है ऐसा लगता था। और वो क्या था, मैं ये काफ़ी बार सोचा, और एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, तब मैंने उनसे कहा कि आपने जो फ़िल्म बनाई है, आपने बाबा मामूटी के ऊपर बहुत काम किया, बाबा साहब के व्यक्ति रेखा पे बहुत काम किया, लेकिन हुआ ये कि बाकी व्यक्ति रेखाओं को आपने उतना न्याय थोड़ा-सा नहीं मिल न्याय पाया। नहीं मिल पाया, और डॉक्यूमेंट्री टाइप हो गया है। फ़िल्म में कहानी होनी चाहिए, और वो कहानी एक जिसे हम मराठी में ओघवतापण कहते हैं। तो एक शुरू से लेके आखिरी तक एक वो उस कहानी में सारी चीज़ें आनी चाहिए। वो फैक्शन कम और डाकू ड्रामा ज़्यादा हाँ, हुई थी। डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हुआ है। तो वो बात मुझे महसूस होती थी, तो वो नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैंने महासूर्य में मेरा बहुत कटाक्ष है था कि वो एक कहानी के रूप में पूरा एक ऐसा शुरू से लेके आखिरी तक एक कहानी के रूप में उसको पिरोया जाए। और वो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्टिव हुई है। सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्री वो नहीं लगती, तो एक पूरी शुरू से लेके एक कहानी बन जाती है, और वो लोगों के मन की पकड़ लेती है। लोगों के मन में वो प्रभावित करती है सबके सारे मन को। और यही किसी भी कलाकृति में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, कि वो तुम्हारे मन को छू लेनी चाहिए। अगर उसकी भाषा है, उसके जो संवाद है, वो अगर तुम्हारे दिल को नहीं छूते हैं, तो वो ऊपर-ऊपर तक रह जाती है, वो अंदर घुसते नहीं, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करनी चाहिए। तो उसकी कोशिश मैंने उसमें ज़्यादा की है, और उसके लिए मुझे बहुत रेफ़रेंसेस हैं, बहुत सारी किताबें हैं। हमारे जो कई राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके रखा है। तो उन सारी चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और कई बातें मुझे प्रत्यक्ष रूप से कुछ हमारे जो उस वक़्त लोग थे, दिग्गज लोग थे, जिन्होंने बाबा साहब को करीब से देखा था, उन लोगों की कुछ बातें, नानकचंद रत्तू थे, अपने वामन राव गोडबोले थे, उसके बाद कई लोग थे, प्रहलाद मेंढे जी थे, जो अंगरक्षक थे बाबा साहब के, यहाँ के धम्म सोहरा जो हुआ था उस वक़्त। तो ऐसे कई लोग, उनकी चर्चाएँ मैं सुनता था, उनकी बातें सुनता था, और कई बातें उनसे मुझे मालूम होती थी। तो ये सारे जो बातें हैं ना, वो ज़रूरी होती है, ये क्योंकि वो अपनापन कि कोई दूसरा आदमी जब लिखता है, तो वो दूर से देखता है, जो अपना आदमी लिखता है, तब वो अपनेपन और अपनापन जो होता है, वो अंदर से, करीब से, अंदर से आता है।
तो वो आना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो तुम देखोगे महासूर्य, तो तुमको जो वो फीलिंग्स आनी चाहिए। दर्शकों को भी वो फीलिंग्स होने की, ये मेरा है, ये अपना है। तो वो अपनेपन से उसमें उसमें इन्वॉल्व होता है, देखता है, और वो मेरे ख्याल से इसमें हो चुका है। बिल्कुल। तो जो अंदर से आना चाहिए, अपनेपन का एहसास होना चाहिए, वो महासूरी में दिखता है। और ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और इसका रूपांतर शायद फ़िल्मों में हो, वेब सीरीज़ में हो और जो जिस प्रकार के मीडिया आएँगे उसमें हो। लेकिन ये जो कारवां है बाबा साहब के विचारों को पहुँचाने का, ये निरंतर महासूर्य के ज़रिए जारी रहेगा। डॉक्टर सुनील साहब, आपने अपना बहुमूल्य वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।